हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के संपूर्ण सिलेबस से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है। कोई भी चैप्टर सिलेबस का कोई भी अध्याय कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। सभी टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो पूरे वीडियो को देख करके जाइएगा ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर सकें। संपूर्ण सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने वन लाइनर में इसको लिया है ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक रिवीजन कर लें लास्ट टाइम में भी। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद तथा राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो उपचुनाव के जो उपराष्ट्रपति होता है उनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और जबकि उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति में आप देख रहे हैं कि विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति में केवल संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुख्य सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुख्य जो है सेनापति। राष्ट्रपति का मासिक वेतन वर्तमान में कितना है। तो बच्चों ये 5 लाख है राष्ट्रपति का मासिक वेतन। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो संघीय कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि पूछे राज्य की कार्यपालिका तो वो हो जाएगा विधानसभा के प्रति। संघीय सरकार की नीतियाँ किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का वास्तविक बंटवारा कौन करता है। तो वास्तविक बंटवारा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिनर्वा मिल केस किस वर्ष आया था। तो मिनर्वा मिल केस जो है 1980 में आया था। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व परस्पर पूरक हैं। ये जो है बात सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा, कौन से वाद में कहा। तो मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निदेशक तत्व हैं वे परस्पर पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है, दोनों पूरक हैं, दोनों एक रथ के 2 पहिए के समान हैं, ऐसा कहा था मिनर्वा मिल केस में। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और एक और मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघ या संगठन बनाना कौन सा मौलिक अधिकार है। तो संघ या संगठन बनाना स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। अनुच्छेद 19 के तहत ये स्वतंत्रता का अधिकार है। नीति निदेशक तत्वों का गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है। तो ग्राम पंचायत जो है ये नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है। अगला कह रहा है कि जो कुटीर उद्योगों का गठन होता है तो वो किसके तहत होता है, क्या ये मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है। तो नहीं, ये नीति निदेशक तत्वों के तहत कुटीर उद्योगों का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है। तो राष्ट्रपति पर केवल और केवल संसद को महाभियोग लगाने का अधिकार है, वो भी संसद के संविधान के उल्लंघन के आधार पर, और महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं हैं, साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से ग्रहण किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अस्पृश्यता का निषेध यानी छुआछूत के निषेध से संबंधित है अनुच्छेद 17, और ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेके और 18 तक जो है
ये आपके समानता में आता है, तो अनुच्छेद 17 जो है समानता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से शुरू होकर 22 तक होता है। ये गलत है। अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का निषेध या छुआछूत का निषेध, और ये समानता के अधिकार के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है, चंपकम दोराइजन मामला किस वर्ष आया? तो चंपकम दोराइजन मामला 1951 में आया, और पहली बार इसी मामले में जो फंडामेंटल राइट है यानी जो मौलिक अधिकार है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बीच संघर्ष या विवाद देखा गया। अगला है, केशवानंद भारती केस कब आया था? तो केशवानंद भारती केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1973 में आया था, और इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की कानून बनाने की जो शक्ति है या संविधान में संशोधन की जो शक्ति है किस अनुच्छेद में निहित है? तो संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है अनुच्छेद 368 में निहित है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसे 1976 में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अभी हमने ऊपर देखा अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 4 में वर्णित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो भारत में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान से आकर भारत में, जो पाकिस्तान से आए और भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, इस संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 6 में है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जिसमें छठा है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आए हैं भारत, उन्हें नागरिकता कैसे प्रदान किए जाए। क्वेश्चन अगला है कि एक व्यक्ति भारत की नागरिकता खो सकता है, किस प्रकार से? तो यदि वह दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वो जो है अपनी भारत की नागरिकता को खो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो जो भी अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यानी 15, 16, 19, 29 और 30 में हैं, वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, किसी भी विदेशी को नहीं प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि नागरिकता के संबंध में संसद द्वारा एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? तो 1955 में नागरिकता के संबंध में व्यापक अधिनियम लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? वंचित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पूछ रहा है, नहीं शब्द को भी विशेष तौर पे ध्यान देंगे। कह रहा है निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, तो उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों कंडीशन में नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। भारत एक संघात्मक देश है और संघात्मक की विशेषता होती है दोहरी नागरिकता, लेकिन फिर भी संघात्मक होते हुए भी भारत ने एकहरी नागरिकता ग्रहण की है ब्रिटेन से, ताकि भारत की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, या नागरिकता के संबंध में कानून बनाने वाला सक्षम निकाय कौन सा है?
तो सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद ही है जो नागरिकता के संबंध में प्रावधान कर सकता है, नए कानून बना सकता है, शर्तें निर्धारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ? तो 18 जुलाई को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही आप ये भी याद करें कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला कह रहा है, संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ये लोग सुचेता कृपलानी नहीं थी, कमला नेहरू और एनी बेसेंट संविधान सभा की सदस्य नहीं बन पाई थी, सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो VD सावरकर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू ये तीनों जो है संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब से लागू हुआ? तो 1949 से। 1949 से इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए थे और उसमें से नागरिकता भी उसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव हुए थे। नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी जो प्रस्तावना है, वो हमारे गणतंत्र की जन्म कुंडली है। ये कथन किसका है? तो ये बहुत ही फेमस कथन है KM मुंशी का कि प्रस्तावना हमारे गणतंत्र की जन्म कुंडली है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा, यहाँ पूरा नाम लिखा है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में किसके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे? तो जो पहला ये अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब प्रकाशित किया गया था? तो 1919 आप याद रखेंगे तो आंसर दे लेंगे, 8 जुलाई 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। आप ईयर जो है अवश्य याद रखें, डेट याद रहे ना रहे, ईयर जरूर याद रखें। कभी कभी डेट पूछ देता है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डेट यहाँ मेंशन किया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 202 सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को और 73 सीटें प्राप्त हुई थी मुस्लिम लीग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के सिद्धांतों की ओर सर्वप्रथम किसने संकेत किया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम संविधान सभा के सिद्धांतों की ओर संकेत किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि किसने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 यानी 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तावित किया गया? 8 अगस्त 1942 यानी 8 अगस्त 1942 को।
1909 के एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? 1909 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। एक नाम और है, मिलता जुलता है, ध्यान रखेंगे। जो 1919 यानी 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं और 1909 यानी 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस उदारवादी नेता ने पहले तो मार्ले मिंटो सुधारों 1909 का समर्थन किया किंतु बाद में उसकी कटु आलोचना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पहले तो इसका समर्थन किया 1909 के सुधार यानी मार्ले मिंटो सुधार का, लेकिन बाद में उसका आलोचना किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, 1909 के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल यानी वायसराय की विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के द्वारा स्वशासन के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ कह रहा है स्वशासन का लक्ष्य, तो ये घोषणा 1906 के अधिवेशन में की गई थी। लेकिन जब पूछे कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो 1929 यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और स्वशासन का लक्ष्य 1906 के अधिवेशन में, दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे भीषण अकाल कब पड़ा था? तो 1896-97 के बीच में। कलकत्ता नगर निगम किस अधिनियम के तहत पारित हुआ? तो 1900 यानी 1900। अगला है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के क्या कारण थे? चौरी चौरा कांड जो है, इसके वजह से असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इसी समय, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। और यही कारण है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे, शामिल नहीं हो पाए थे। तो कई बार पूछता है कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी उपस्थित नहीं थे क्योंकि वो एक अलग संगठन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की उस समय स्थापना कर रहे थे। फिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, क्योंकि इसी जो है राजनीतिक दल के नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1886 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई या इसके संस्थापक कौन हैं? तो एक अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नरमपंथी राष्ट्रीयता का युग कब से कब तक रहा था? तो 1885 से 1905 तक उदारवादी या नरमपंथी राष्ट्रीयता का युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। और भारत में ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। डेट पूछ चुका है, भारत में ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है। संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं? तो डाक तार और बैंकिंग, रक्षा तथा मुद्रा प्रणाली, 4 ये जो विषय हैं ये सभी केंद्रीय सूची या संघ सूची में आते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा है। आर्टिकल 371 के उपबंध के तहत कितने राज्य आते हैं या कितने राज्यों पे आर्टिकल 371 लागू होता है? तो 11 राज्यों पे, 11 राज्यों पे ये आर्टिकल लागू होता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछ चुका है। फिर कह रहा है कि जो 5वीं अनुसूची है यानी अनुच्छेद 244 के प्रावधान किस पर लागू होते हैं? तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है। फिर कह रहा है, छठा अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है?
तो ये पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, यूपी में परिवार न्यायालय कब लागू किया गया, या यूपी में परिवार न्यायालय का गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1986। 2 अक्टूबर 1986 को यूपी में परिवार न्यायालय का गठन किया गया था। यदि पूछे यूपी में विशेष महिला अदालत का गठन कब किया गया था, तो यूपी में विशेष महिला अदालत का गठन 10 फरवरी 1996 को किया गया था। जिले के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी को क्या कहते हैं? तो जिला न्यायाधीश कहते हैं। कह रहे जिले का सबसे बड़ा जो फौजदारी न्यायालय होता है, फौजदारी न्यायालय जिले का सबसे बड़ा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय कहते हैं। और जिले के सबसे बड़ी दीवानी न्यायालय को जिला जज का न्यायालय कहते हैं या जिला न्यायालय कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोक अदालतें किस राज्य में स्थापित की गई थी? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 403। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट हैं उनके न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अगला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, तो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी यहाँ कह रहा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु, रिटायरमेंट उम्र कितनी है? 62 वर्ष है हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ध्यान देंगे, हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति आयु जो है 62 है और सुप्रीम कोर्ट में 65 है। अगला है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। CJI का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है यदि राज्यपाल अनुपस्थित हो तो। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। और यहाँ पूछे कि यदि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। और पूछे संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। यदि पूछे नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। लेकिन यहाँ राज्य की बात हो रही है। यदि यही बात ये केंद्र के संबंध में पूछे तो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और संवैधानिक प्रधान या नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कितने सदन हैं? तो उत्तर प्रदेश द्विसदनीय है, 2 सदन है यहाँ पे, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानसभा की कार्यावधि कितनी है? 5 वर्ष। और विधान परिषद की कार्यावधि कितनी है? तो 6 वर्ष। यहाँ पूछ रहे मंत्रियों की कितनी श्रेणी होती है? तो 3 होती है। केंद्रीय मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं, उपराज्य मंत्री होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान तो राज्यपाल होता है। ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जो है। और आज के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन है, संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 324 में। ये भी प्रीवियस ईयर है, पूछ चुका है 2022 में।
तो अगला क्वेश्चन याद कर लें निर्वाचन आयोग से संबंधित। ये आपका अंतिम चैप्टर होता है आपके बुक में, आपके सिलेबस में। किस अनुच्छेद में नागरिकों को वयस्क मताधिकार या सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 326 में नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। ये वीडियो संपूर्ण सिलेबस को कवर करता है, आपके सभी चैप्टर सभी अध्यायों को कवर करता है। इसके अलावा मैंने 2022 का जो पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करके वीडियो डाला हुआ है, उसको ज़रूर देख के जाएं। ये दोनों वीडियो कम्प्लीटली आप देख करके जाइए, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, पेपर आपको आसान लगेगा। आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।